इंग्लिश एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश लिटरेचर के सबसे जाने माने सोनेट्स में से एक पर्सी बिश शेली की ओज़िमेंडियाज़ को लाइन बाय लाइन समझने वाले हैं। इस पूरे एक्सप्लेनर में स्क्रीन पर आपको कविता का ओरिजिनल इंग्लिश टेक्स्ट दिखाई देगा और मैं आपको हर एक लाइन, हर एक मुश्किल शब्द का मतलब हिंदी में बहुत डिटेल से समझाऊंगा ताकि आप इस कविता की गहराई और इसके पीछे छिपे संदेश को अच्छी तरह से समझ सकें। तो चलिए शुरू करने से पहले हम इस जबरदस्त कविता के राइटर से मिलते हैं जिनका नाम है पर्सी बिश शेली। तो पर्सी बिश शेली इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट के सबसे बड़े कवियों में से एक थे। अब ये रोमांटिसिज्म क्या था? ये वो दौर था जब कवि प्रकृति, इंसानी भावनाओं और आज़ादी के बारे में बहुत लिखते थे। शेली अपने ज़माने के हिसाब से बहुत ही क्रांतिकारी विचार रखते थे, खासकर राजनीति और समाज को लेकर, और उनकी यही सोच हमें इस कविता ओज़िमेंडियाज़ में साफ साफ दिखती है, जिसे उन्होंने 1818 में लिखा था। ये कविता असल में एक कहानी है जो हमें एक ट्रैवलर यानी एक यात्री सुना रहा है। तो चलिए हम भी उस यात्री के साथ उस पुराने रेगिस्तान की यात्रा पर चलते हैं और सुनते हैं कि उसने वहां क्या देखा। कविता शुरू होती है, I met a traveler from an antique land who said, "Two vast and trunkless legs of stone stand in the desert." कवि कहते हैं कि मैं एक एंटीक लैंड यानी एक बहुत ही प्राचीन और पुरानी धरती से आए एक यात्री से मिला। उस यात्री ने बताया, एक रेगिस्तान के बीचों बीच पत्थर की बनी दो वास्ट यानी बहुत विशाल ट्रंकलेस टांगे खड़ी हैं। ट्रंकलेस का मतलब है कि टांगे तो हैं पर उनके ऊपर का धड़ गायब है। जरा इस इमेज को इमेजिन कीजिए। Near them on the sand, half sunk, a shattered visage lies, whose frown। यात्री आगे बताता है कि उन टांगों के पास ही रेत में एक शैटर्ड विसेज यानी एक टूटा फूटा चेहरा आधा धंसा हुआ पड़ा है, और उस चेहरे पर क्या है? एक फ्राउन यानी उसकी भौहें चढ़ी हुई हैं जो उसके गुस्से और घमंड को दिखाती हैं। और इस डिटेल पर ध्यान दीजिए, एंड रिंकल्ड लिप यानी उसके होठ सिकुड़े हुए हैं। ये एक्सप्रेशन दिखाता है कि वो राजा दूसरों को कितनी नफरत और नीची निगाह से देखता था। और फिर ये पावरफुल फ्रेज आता है, स्नेयर ऑफ कोल्ड कमांड। स्नेयर का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाने वाली घमंडी मुस्कान, और कोल्ड कमांड का मतलब है एक ऐसा हुक्म जिसमें कोई भावना ना हो, बस क्रूरता हो। इन शब्दों से हमें पता चलता है कि राजा कितना बेरहम, घमंडी और अपनी प्रजा पर हुक्म चलाने वाला था। अब ये लाइंस मूर्तिकार की तारीफ की करती हैं। ये कहती हैं कि उस मूर्ति को बनाने वाले स्कल्प्टर ने राजा के मन के भावों को, उसके घमंड और क्रूरता को कितनी अच्छी तरह से पढ़ा और पत्थर पर उतार दिया। और कमाल की बात यह है कि राजा के मरने के हजारों साल बाद भी वो भाव उस बेजान पत्थर पर आज भी जिंदा है। द हैंड दैट मॉक्ड देम का मतलब है मूर्तिकार का हाथ जिसने इन भावों को बनाकर राजा का मजाक उड़ाया, और द हार्ट दैट फेड का मतलब है उस राजा का दिल जो इन क्रूर भावों को पालता था। अब उस टूटी हुई मूर्ति के पास जो बेस है उस पर कुछ शब्द लिखे हैं। ये वो शब्द हैं जो उस राजा ने खुद अपनी शान में लिखवाए थे। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। उसमें लिखा है, माई नेम इज ओज़िमेंडियाज़, किंग ऑफ किंग्स, लुक ऑन माई वर्क्स ये माइटी एंड डिस्पेयर। इसका मतलब है, मेरा नाम ओज़िमेंडियाज़ है, मैं राजाओं का राजा हूँ। ए दुनिया के बड़े बड़े शक्तिशाली लोगों, मेरे बनाए हुए कामों को देखो और ना उम्मीद हो जाओ। सोचिए कितना घमंड है इन शब्दों में। वो खुद को सबसे महान बता रहा है और दूसरे राजाओं को चैलेंज कर रहा है कि तुम मेरे जैसा कभी नहीं बन सकते। लेकिन इन घमंड से भरे शब्दों के ठीक बाद कविता हमें हकीकत की जमीन पर लाकर पटक देती है। अब हम राजा के दावों को छोड़कर रेगिस्तान की असलियत को देखते हैं, और यहीं इस कविता का सबसे बड़ा ट्विस्ट। तो सवाल ये उठता है कि राजा के वो वर्क्स, वो महान काम आखिर हैं कहाँ? उसने तो सबको अपने काम देखने के लिए कहा था, पर उस यात्री को उस टूटी मूर्ति के आसपास क्या दिखता है? और जवाब है सिर्फ ये एक लाइन, नथिंग बिसाइड्स रिमेन्स। इसका मतलब उस टूटी हुई मूर्ति के अलावा वहां कुछ भी नहीं बचा है। न कोई महल, न कोई शहर, न ही उसके महान साम्राज्य का कोई भी निशान। सब कुछ वक्त की धूल में मिल चुका है। ये स्लाइड कविता की आयरनी यानी विडंबना को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ ओज़िमेंडियाज़ का दावा था कि वो किंग ऑफ किंग्स है, पर हकीकत यह है कि अब वो बस एक कॉलोसल रेक यानी एक बहुत बड़ा मलबा बनकर रह गया है। उसने कहा था, लुक ऑन माई वर्क्स, पर असलियत यह है कि नथिंग बिसाइड रिमेन्स, कुछ भी बाकी नहीं बचा। कविता इन आखिरी लाइंस के साथ खत्म होती है, राउंड द डिके ऑफ दैट कॉलोसल रेक, boundless and bare, the lone and level sands stretch far away.
यानी उस विशाल मलबे के चारों ओर दूर दूर तक जहां तक भी नजर जाती है बस बाउंडलेस एंड बेयर यानी अंतहीन और खाली, लोन एंड लेवल यानी अकेला और सपाट रेगिस्तान फैला हुआ है। प्रकृति ने राजा के पूरे घमंड को निगल लिया है। तो इस छोटी सी कविता से शैली हमें आखिर क्या सिखाना चाहते हैं? चलिए अब इसके गहरे मतलब को समझते हैं। देखिए, इस कविता में 3 मेन आइडियाज है। पहला, द ट्रांजिएंस ऑफ पावर, मतलब कि इंसानी ताकत और बड़े बड़े साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहते। ओzymandias कितना भी ताकतवर था, लेकिन वक्त ने उसे खत्म कर दिया। दूसरा है द पावर ऑफ आर्ट, यानी कला की ताकत। राजा और उसका साम्राज्य तो मिट गए, पर उस मूर्तिकार की कला आज भी जिंदा है और हमें ये कहानी सुना रही है। और तीसरा, द पावर ऑफ नेचर, यानी प्रकृति की ताकत। इंसान चाहे कुछ भी बना ले, आखिर में समय और प्रकृति ही सबसे शक्तिशाली हैं, जो सब कुछ मिटा सकते हैं। तो आखिर में ये कविता हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि असली ताकत और सच्ची विरासत का मतलब क्या होता है। क्या ये उन पत्थरों की इमारतों में है जो एक दिन टूट जाएंगी, या फिर ये कला और विचारों में है जो हमेशा जिंदा रहते हैं? अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया तो ऐसे ही और कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।